एक लंबे समय के बाद राधिका अपनी मां कल्याणी देवी से मिलने आ रही थी। कल्याणी जी शुगर और दमा की बीमारी से पीड़ित थी। राधिका को अपनी मां की चिंता सताती रहती थी, परंतु किसी कारण से वह अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का उसके प्रति रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। राधिका का मायका गुड़गांव में था और ससुराल हरियाणा में। उसके मायके में उसकी मां के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। राधिका अपने भाई से 6 साल बड़ी है। उसका एक बेटा और बेटे की उम्र 14 वर्ष और बेटी की उम्र 12 वर्ष है। वहीं विवाह के 7 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही राधिका ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी सोनिया बाहर निकलकर आई तो राधिका और उसके बच्चों को देखकर सोनिया ने मुंह बना लिया। फिर बनावटी मुस्कान के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की तो राधिका बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी माँ जी तो अपने कमरे में सोई हैं, कहते हुए सोनिया रसोई घर में चली गई। राधिका मन ही मन सोचने लगी, अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। राधिका ने अपना रुख अपनी माँ के कमरे की ओर कर लिया। अपनी माँ के कमरे में आते ही राधिका बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए राधिका ने एकाएक अपनी माँ की और गौर से देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और हड्डियाँ चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल कंकाल मंत्र हो गया था। राधिका अपनी माँ को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। न जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी कल्याणी देवी बेटी को देखते ही अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू कब आई? अभी कुछ ही समय पहले आई हूँ माँ। राधिका ने अपनी माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, सफ़र से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही कल्याणी देवी कांपते स्वर में बोली तो राधिका ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा। फिर नाड़ी की गति देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए कल्याणी देवी ने मुस्कुराने का सफल प्रयास किया। तभी राधिका अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर कल्याणी देवी जैसे ही उठने लगी तो राधिका उन्हें बाजू से सहारा देते हुए पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया उसी समय कल्याणी देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगी। राधिका ये देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता है था। माँ के मना करने के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से पुरानी सी चादर हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले रंग के निशान पड़े हुए थे। ये कैसे हुआ माँ? राधिका ने चौंकते हुए कहा। तभी कल्याणी देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजे से ज्योति चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से अपनी सास की बात को दबाते हुए कहने लगे, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने कल्याणी देवी की बाजू को चादर से दोबारा ढक दिया और फिर कल्याणी जी को ऐसी कड़वी निगाहों से ऐसे देखा कि कल्याणी देवी की रूह अंदर तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर राधिका उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में कुछ आराम है। ये बातें अभी चल ही रही थी कि राधिका का भाई वैभव कमरे के अंदर आया और अपने भाई को सामने देखकर राधिका ने बिना उसका हालचाल पूछे उससे प्रश्न किया, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई वैभव कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी सोनिया ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपने घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की बड़ी सरकारी नौकरी है और 4-5 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की ये बातें सुनते ही राधिका का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की कप उसके हाथ में था, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। राधिका का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर छोटा सा था।
2 कमरों का, जहाँ एक कमरा राधिका और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटा बेटी को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और हरियाणा जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो न था। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती, कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश ना शुरू हो जाए, ये सोचकर वह चुप रह जाती। राधिका ने बड़ी मुश्किल से वहाँ मन मारकर कुछ समय बिताया और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी उसकी भाभी की नज़र बस उन दोनों पर ही बनी रही। राधिका ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब राधिका अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई वैभव बोला, चलिए दीदी मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी सोनिया रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही राधिका दरवाजे तक पहुंची तभी पीछे से उसकी भाभी की दबी हुई आवाज़ में बड़बड़ाने की आवाज़ आई कि मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, हमारे घर में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर राधिका डबडबाती आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। गुड़गांव से हरियाणा के सफ़र में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर राधिका बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या उस वक्त तुम घर पर थे? नहीं नहीं तो लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। तभी राधिका ने कहा, लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। राधिका की बात सुनकर वैभव चेहरा बिगाड़ करते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि सोनिया ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी काँप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर राधिका ने उसे कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननंद के घर से बाहर निकलते ही सोनिया अपनी सास के कमरे में आई और कल्याणी देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झंगोड़ दिया। चोट के कारण कल्याणी देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी सोनिया रौबदार आवाज़ में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? सोनिया की कड़कती आवाज़ सुनते ही कल्याणी देवी की रूह काँप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए सोनिया बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे और बेटी को नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। कल्याणी देवी डरी सहमी सी आवाज़ में बोली, हाँ और बताना भी मत, नहीं तो। सोनिया ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, ये सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। कल्याणी देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी सोनिया बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू, कल्याणी देवी कांपते हुए बोली। हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और घर का सारा काम करने लगी। दरअसल वैभव और सोनिया का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। कल्याणी देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि सोनिया और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी वैभव नहीं माना। उधर सोनिया ने भी जिद ठान ली कि वह शादी करेगी तो केवल वैभव से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और ज्योति इस घर में बहू बनकर आ गई। वैभव चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन सोनिया को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, फिजूल खर्ची करना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर वैभव के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी। सोनिया जब भी घर पर रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। कल्याणी देवी जी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो
सोनिया उल्टा उन पर ही बरस पड़ती। और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि गुस्से की अधिकता में वैभव ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि वैभव और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए सोनिया ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। सोनिया के पिता पुलिस में थे, बस फिर क्या था। दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा। और उसके बाद तो सोनिया का उस घर में एक छत्र राज हो गया। कल्याणी देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन राधिका को उसके घर छोड़ने के बाद वैभव सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वैभव शाम को घर पहुंचता तो उस समय सोनिया घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। ये सोचकर वैभव माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो वह अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। वैभव ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल कल्याणी देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो वैभव को भी पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। वैभव ने वो डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपनी माँ के जीवन की बहुत ही खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर वैभव मुस्कुराने लगा। कल्याणी जी ने लिखा था। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ कि किस तरह बचपन में उनका बेटा वैभव और बेटी राधिका किस तरह शैतानियाँ किया करते थे और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया करते थे। 2-4 पन्ने पलटने के बाद आज मेरे बेटे वैभव की शादी का दिन है, लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे उसकी खुशी से भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा मायूसी भरे चेहरे में तब्दील हो चुका था। आने वाले पन्नों पर कल्याणी जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर वैभव के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे भगवान, मुझे बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। वैभव ये सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। ये सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। सोनिया के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपा लिया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को शांत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब वैभव बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन लगाया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर एक बात का जिक्र किया। ये सब सुनकर राधिका की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से ज़मीन पर बैठ निढाल सी गिर गई। राधिका के बेटे राजीव ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 14 वर्ष के राजीव ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन राधिका तो खुद को कुछ कहने की हालत में ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभलकर उसने अपनी माँ यानी कि राजीव की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। ये बात सुनकर राजीव भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर राधिका भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। वैभव को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही राधिका अपने बेटे राजीव को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। राधिका को फिर से वहां देखकर सोनिया चौंक गई। क्यों दीदी, 4 ही दिन में अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी? व्यंग कसते हुए सोनिया ने राधिका को तिरछी नज़र से देखा तो राधिका बोली, वो क्या है ना माँ कि राजीव के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं भाभी, और राजीव का बहुत
दिल था नानी से मिलने का तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीकी मुस्कान के साथ सोनिया बोली और नजरें फेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को वैभव घर लौटा तो अपनी पत्नी सोनिया से बोला, ज्योति, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो क्यों ना कल हम बाहर कहीं घूमने चलें। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी हैं। ज्योति को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए। राधिका और उसके बेटे राजीव के पास केवल शाम तक का समय था। राजीव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी राधिका बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वह तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर राजीव बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकालकर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। अगर नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वहीं राजेश ने भी अपने ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज़ वालों ने भी एक कैमरा कल्याणी देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया। राधिका ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। कल्याणी देवी ये सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाहों से देखती जा रही थी। तभी राजीव बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं, अब मामी जी जो कुछ भी करेंगी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जहाँ कल्याणी देवी आश्वस्त हो गई, वहीं राधिका की चिंता और बढ़ गई कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन तक इस बात को छिपा कर नहीं रख पाएंगी और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय वैभव अपनी पत्नी सोनिया के साथ वापस लौटा। वह दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए सोनिया अपने कमरे में सोने चली गई। राधिका भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद कल्याणी देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर वैभव राजीव के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, काम हुआ क्या? तो राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह वैभव अपनी बहन को हरियाणा छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में तकरीबन 9 बज गए थे, क्योंकि वह अपनी बहन को उसके घर छोड़ने के बाद 1-2 घंटे के लिए ऑफिस चला गया था। वैभव घर लौटा तो सोनिया बोली, आखिर आप लोगों का ये क्या चल रहा है? हर रोज़ आपकी बहनें यहाँ क्यों टपक पड़ती हैं? उसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? तीसरे दिन मुंह उठाकर चली आती है। तो वैभव ने कहा, ये उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए वैभव अपने कमरे में चला गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी सोनिया भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर वैभव परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, वह सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 50,000 रुपये रखे थे, वह मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? वैभव ने पूछा तो सोनिया बोली, हाँ, मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए, वह सारे पैसे खर्च हो गए। ये सुनते ही वैभव चौंक गया। क्या 50,000 रुपये तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? वैभव भड़क उठा तो सोनिया गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े से पैसे नहीं थे सोनिया, पूरे 50,000 रुपये थे। कहते हुए वैभव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर कल्याणी देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में सोनिया अपनी सास कल्याणी देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। तभी कल्याणी देवी बोली, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे ये झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की ही देर थी कि सोनिया, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी बैठी थी, कल्याणी देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर
एक तरफ फेंकी, फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए ज़मीन पर दे पटका और फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू को देखते ही कल्याणी देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चीख सुनकर सोनिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। झाड़ू को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक बार में ही काम खत्म किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर कल्याणी देवी के गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई कल्याणी देवी आखिर वह गलती कर बैठी जिसका अंदेशा राधिका को पहले से ही हो गया था, और चूकते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कल्याणी देवी के इतना कहने पर सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? कैमरा? हाँ, कैमरा। अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? सोनिया गले पर दबाव बढ़ाती हुई बोली। तो कल्याणी देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर सोनिया घबरा गई। फिर बोली, अच्छा, तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर सोनिया ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही वैभव के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अब भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी कल्याणी जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज़ के पहले पेज पर ये सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें सोनिया और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वह दोनों बाप बेटी कल्याणी देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ वैभव वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि कल्याणी देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। एक जगह पर झाड़ू पड़ा हुआ था, तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। सोनिया और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक ये हरकतें करती आई थी, आज उस पिता के हाथ में भी कुछ न था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में राधिका भी वहाँ पहुँच गई, अपनी माँ को बचाने के लिए। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू का ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद सोनिया के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। सोनिया और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया। इस दौरान कल्याणी देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़रें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो सोनिया को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फ़ायदा उठाने और साथ ही सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 12 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज राजीव की सूझबूझ और समझदारी से न केवल कल्याणी देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि वैभव को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। और ये सबक पूरे समाज के लिए उदाहरण बन चुका था। आई होप आज की कहानी जो है वो आप सबको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।